दोस्तों, क्या हो अगर आपका वो प्यार जो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका है, वो अचानक आपको 21 साल पुराने अतीत में एक अजनबी के रूप में मिल जाए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस अतीत में आपका खुद का वजूद ही खतरे में है और किसी भी पल आपका मर्डर होने वाला है। एशियन ड्रामा हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन माइंड बेंडिंग टाइम ट्रेवल रोमांस समडे और वनडे की यह एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की दास्तां है जिसमें समय का चक्र कुछ इस तरह टूटता है कि पास्ट और फ्यूचर के बीच का फर्क ही मिट जाता है। साल 2019 में जी रही हमारी मेन लीड हुआंग यूशुआन इसी नरक से गुजर रही है। ऊपर से देखने पर वो एक IT कंपनी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कामयाब टीम लीडर लगती है। वो ऑफिस में मुस्कुराती है, मीटिंग लेती है, फैसले सुनाती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और वो अपने खाली फ्लैट में कदम रखती है, उसका वो मुखौटा टूटकर बिखर जाता है। पूरे 2 साल बीत चुके हैं जब उसके मंगेतर और उसकी जिंदगी के इकलौते प्यार वॉन्ग क्वेनसेन का प्लेन समुद्र के ऊपर क्रैश हो जाता है। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, दुनिया के लिए वो मर चुका है, लेकिन यूशुआंग का दिल उस सच को मानने के लिए इनकार करता है। वो आज भी रोज रात को उसके पुराने नंबर पर मैसेज भेजती है। वो लिखती है, तुम कहाँ हो? आज मैंने फिर तुम्हारी पसंदीदा कॉफी पी, तुम वापस क्यों नहीं आते? वो जानती है कि इन मैसेजेस पर कभी ब्लू टिक नहीं आएगा, लेकिन ये मैसेज ही उसे जिंदा रखे हुए हैं। वो उन बसों में सफर करती है जिसमें वे दोनों साथ बैठते थे और वो उन गानों को सुनती है जो क्वान सिंह उसकी सालगिरह पर गाता था। वो पूरी तरह एक भूत बन चुकी है जो सिर्फ यादों के सहारे चल रहा है। एक दिन यूशुआन की कंपनी एक नया AI ऐप डेवलप करती है। इस ऐप का काम था इंटरनेट के अरबों डेटाबेस में से आपकी शक्ल से मैच करने वाले हमशक्लों को ढूंढना। यूशुआन मजाक मजाक में वांग क्वान सिंह की एक पुरानी तस्वीर उस ऐप पर अपलोड कर देती है। वो सोचती है कि शायद कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो दिखने में उसकी तरह हो, ताकि वो दूर से ही सही उस चेहरे को बार बार देख सके। लेकिन जब ऐप सर्चिंग पूरी करता है तो स्क्रीन पर जो नतीजा आता है उसे देखकर यूशुआन के हाथ से उसका फोन छूटकर गिर जाता है। स्क्रीन पर साल 1998 की पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। एक पुरानी कैसेट शॉप के बाहर 3 स्कूल के बच्चे खड़े थे, 2 लड़के, 1 लड़की। युशुआन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस तस्वीर में जो लड़की मुस्कुरा रही है वो हूबहू सुआन जैसी दिखती है और उसके बगल में जो लड़का शरारती अंदाज में खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड वॉन्ग क्वान सिंह था। यूशुआन का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचने लगती है यह कैसे मुमकिन है? साल 1998 में मैं तो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी और क्वान सिंह उसकी उम्र के हिसाब से तो वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो फिर इस 21 साल पुरानी तस्वीर में हम दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कैसे खड़े हैं? वो इस तस्वीर के पीछे छिपे राज को जानने के लिए पागल हो जाती है। वो तस्वीर के बैकग्राउंड में दिख रही 32 कैसेट शॉप के मालिक का पता लगाने निकल पड़ती है। अब कहानी हमें सीधा फ्लैशबैक में ले जाती है 21 साल पीछे, साल 1998 के एक छोटे से शांत शहर। यहाँ हमें पता चलता है कि उस तस्वीर का सच क्या है। तस्वीर में दिख रही लड़की यूशुआन नहीं बल्कि चेन युनरू है। युनरू का चेहरा भले ही यूशुआन से मिलता है, लेकिन उसकी आत्मा और उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। युनरू एक बेहद डरी, सहमी, इंट्रोवर्ट और हीन भावना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी लड़की है। तय है कि वो इस दुनिया पर एक बोझ है। उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़ा होता है और उसकी माँ हमेशा उसके छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है। युनरू को लगता है कि अगर वो इस दुनिया से गायब भी हो जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्कूल में भी अकेले बैठती है और वूबाई का लास्ट डांस गाना सुनते हुए अपनी तन्हाई में खोई रहती है। वो इसी 32 कैसेट शॉप में अपने अंकल के पास पार्ट टाइम काम करती है। उसी स्कूल में 2 पक्के दोस्त पढ़ते हैं, लीजीवी और मोयोजी। मोयोजी बचपन से एक कान से बहरा है, इसलिए वो हमेशा खुद को दूसरों से अलग और अकेला समझता था। जब वो युनरू को देखता है तो उसे उसकी आंखों में वही अकेलापन और दर्द दिखाई देता है जो उसने खुद महसूस किया है। मोयोजी को युनरू से गहरा खामोश प्यार हो जाता है, लेकिन वो इतना शर्मीला है कि कभी उसे बता ही नहीं पाता। अपने दोस्त की उदासी देखकर स्कूल का सबसे चुलबुला, हैंडसम और बदतमीज लड़का लीजेवी, जो शक्ल से बिल्कुल यूशुआन के बॉयफ्रेंड जैसा है, मैदान में उतरता है। वो कहता है, चल मैं तेरी सेटिंग करवाता हूँ। जी वही जबरदस्ती युनरू से दोस्ती करता है। वो तीनों रोज साथ घूमने लगते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और तभी वो मशहूर तस्वीर खींची जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। युनरू मोयोजी के शांत प्यार को नहीं समझ पाती। वो लीजेवे के उस बेबाक और चमकदार व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाती है। उसे लीजेवे से प्यार हो जाता है। जब वो जीवे के सामने अपने दिल की बात रखती है तो जीवे उसे साफ मना कर देता है। वह कहता है, युनरू तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं अपने भाई जैसे दोस्त की पसंद पर नजर नहीं डाल सकता। प्लीज मुझे इस नजरों से मत देखो। युनरू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वो फिर से अकेली हो गई है। साल 1998 की वो रात, युनरू का जन्मदिन था। वो घर आती है तो देखती है कि उसके माता पिता का तलाक हो रहा है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। युनरू को लगता है कि उसे सच में सबने छोड़ दिया। वो रोती हुई पागलों की तरह अंधेरी सुनसान सड़क पर भागती है। तभी कड़ाके की बिजली चमकती है। युनरू के पीछे एक साया रेंगता हुआ आता है, कोई अजनबी जिसके हाथ में एक भारी लोहे की रोड है। वो युनरू के पीछे भागता है। युनरू मुड़कर देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो चिल्ला पाए, वो अजनबी उसे सिर पर जोर से वार करता है। युनरू खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर जाती है और गहरे कोमा में चली जाती है। अब वापस आते ही साल 2019 में यूशुआन को उसी कैसेट शॉप के अंकल मिलते हैं। वो अंकल यूशुआन को एक पुराना कुरियर सौंपते हैं जो किसी अजनबी ने भेजा था। उस कुरियर के अंदर एक पुराना सोनी का वॉकमैन और वू बाइक का वही लास्ट डांस कैसेट था। यूशुआन थकी हारी बस में बैठ जाती है। वो अपने कानों में हेडफोन लगाती है और
जैसे ही वो कैसेट प्ले करती है गाना गूंजता है, जब लहरें शांत हो जाएंगी क्या तुम मुझे याद रखोगे। यूशुआन की आंखें भर जाती हैं, बस की खिड़की से आती रोशनी धुंधली हो जाती है, समय का चक्र पीछे घूमने लगता है तो तेज सफेद बत्तियां उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। वो हॉस्पिटल के एक बेड पर है, उसके सिर पर पट्टियां बंधी हैं और उसके ठीक सामने वह लड़का खड़ा है जिसके लिए वो 2 साल से तड़प रही थी। वो रो रहा है उसका हाथ थामे हुए। यूशुआन अपनी सारी सुध-बुध खो बैठती है। वो चिल्लाती है, क्वान सिंह मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो उसे कसकर गले लगा लेती है लेकिन वो लड़का उसे खुद से दूर हटाता है। उसकी आंखों में वो पहचान नहीं है। वो हैरान होकर कहता है, युनरू तुम पागल हो गई हो क्या? क्वान सिंह कौन है? मैं ली जे वे हूँ और तुम कोमा से जागी हो। यहाँ कहानी का वो पहलू शुरू होता है जो दर्शकों का दिमाग घुमा देता है। हॉस्पिटल के बाथरूम के आईने में जब यूशुआन खुद को देखती है तो वो चिल्ला उठती है। चेहरा उसका ही है लेकिन उसकी उम्र कम हो चुकी है। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है और कैलेंडर पर साल 1998 लिखा था। वो नर्स और डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम हुआंग यूशुआन है, मैं 2019 से आई हूँ। सब डॉक्टर कहते हैं कि सिर पर चोट लगने की वजह से इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। लेकिन असली टेस्ट ये है कि 2019 में हुआंग यूशुआन की आत्मा से चेन यूरू के शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। तो फिर असली चेन यूरू कहाँ गई? वो मरी नहीं है, वो अपने ही दिमाग के अंदर एक कांच के कमरे मेंटल केज में कैद हो चुकी है। वो वहाँ से सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है लेकिन अपने ही हाथ पैरों को हिला नहीं सकती। वो अंदर से रोती है, चीखती है, यह मेरा शरीर है, तुम कौन हो? पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ पाती। अब जो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर स्कूल पहुंचती है वो बेचारी रोने वाली चेन यूरू नहीं बल्कि वो 27 साल की मैच्योर, निडर और बिंदास हुआंग यूशुआन है। और जब वो स्कूल के गेट के अंदर कदम रखती है तो पूरे स्कूल के होश उड़ जाते हैं। जो लड़की पहले सिर झुकाकर चलती थी वो अब लड़कों की आंखों से आंखें डालकर बात करती है। यह युनरू का छोटा भाई घर पर बदतमीजी करता है तो यूशुआन उसे कॉलर से पकड़कर दीवार पर टांग देती है और कहती है, आज के बाद अगर माँ से ऊंची आवाज में बात की तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी। भाई डर के मारे सीधा सुधर जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट पर जब सीनियर लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं तो यूशुआन स्कर्ट पहने हुए ही कोर्ट पर उतरती है और ऐसे बास्केट मारती है कि पूरे स्कूल में उसकी वाहवाही होने लगती है। ली जे वे और मो यूजी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। जीवे कहता है, युनरू तुम सच में कोमा में जाने के बाद पूरी तरह बदल गई हो। यूशुआन उन दोनों को कैफे में ले जाती है और बहुत ही सजिंदगी से कहती है, देखो मैं तुम्हारी दोस्त चेन युनरू नहीं हूँ, मैं भविष्य से आई हुई हूँ, मेरा नाम हुआंग यूशुआन है। ली जे वे जोर से हंसने लगता है और कहता है, हाँ और मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, कोई अच्छा बहाना बनाओ। वो दोनों उसकी बातों को पागलपन समझकर टाल देते हैं। भले ही ली जे वे उसकी बातों को मजाक समझ रहा था लेकिन उसका दिल एक नई युनरू के लिए धड़कना शुरू हो चुका था। पुरानी चेन युनरू जब जीवे के पीछे घूमती थी तो जीवे इरिटेट होता था लेकिन ये नई लड़की और इसका स्वभाव अलग था। जब यह मुस्कुराती है तो पूरी दुनिया थम जाती है। यूशुआन की आदतें, उसकी कॉफी पीने का खास तरीका, उसको गुस्सा आने पर उसकी उंगलियों को चटकाना और उसकी वो गहरी बातें जो सिर्फ एक मैच्योर इंसान ही कर सकता है। ली जी वे को उससे प्यार होने लगता है। एक दिन बारिश हो रही होती है। यूशुआन बारिश में भीगते हुए मुस्कुराती है और कहती है, बारिश की बूंदें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। ली जे वे पीछे खड़ा होकर सिर्फ उसे देखता रहता है और अपने दिल में कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो युनरू लेकिन मुझे तुमसे पहली बार सच्चा प्यार हो गया है। मो यूजी कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। वो समझ आता है कि उसका दोस्त ली जे वे अब युनरू से प्यार में गिर चुका है और युनरू की आंखें भी सिर्फ वे जे वे को ढूंढती हैं। मो यूजी का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है लेकिन वो अपने दोस्त की खुशी के लिए खामोश रहता है। यूशुआन को रोमांस करने का कोई शौक नहीं था। वो जानती थी कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। वो चेन युनरू की पुरानी डायरी को खंगालती है और उससे पता चलता है कि चेन युनरू का असली मर्डर साल 1999 के न्यू ईयर की रात होने वाला है। के पास इस लड़की की जान बचाने के लिए केवल कुछ महीने बचे हैं। वो कातिल को ढूंढना शुरू करती है। उसे शक होता है कि उसके ही स्कूल का एक अजीब डरावना लड़का सिएची जो हमेशा युनरू की तस्वीरें चुराता रहता था वही असली कातिल हो सकता है। यूशुआन उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने ही वाली होती है कि एक रात पास्ट में सोते समय अचानक उसके कान में बहुत तेज शोर गूंजता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है कि वो वापस साल 2019 की उसी बस में बैठी है। बस का कंडक्टर उसे जगाने की कोशिश करता है, मैडम आखिरी स्टॉप आ गया है, उतरिए। यूशुआन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो पास्ट के कई हफ्ते जीकर आई थी लेकिन यहाँ वर्तमान में सिर्फ 2 घंटे बीते थे। वो पागलों की तरह रोने लगती है, नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे जीवे को बचाना है, मुझे युनरू को बचाना है। वो दोबारा कैसेट चलाती है लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। टाइम ट्रेवल का नियम इतना आसान नहीं था। साल 2019 में वापस आकर यूशुआन चैन से नहीं बैठती। वो समझ जाती है कि अगर वो दोबारा पास में नहीं गई तो इतिहास खुद को दोहराएगा और वो सब मारे जाएंगे। वो उस कैसेट शॉप के बूढ़े अंकल के पास दोबारा जाती है और उनसे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे सच बताइए, वो तस्वीर किसने खींची थी, ली जे वे कहाँ है और वांग क्वांगशेंग का इन सब से क्या रिश्ता है। बूढ़े अंकल यूशुआन को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ की दीवारों पर कुछ पुरानी खबरें और तस्वीरें लगी थी। अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और जो सच बताते हैं वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। अंकल बताते हैं कि बेटी तुम जिस ली जे वे से साल 1998 में मिलकर आई हो वो साल 1999 में चेन युनरू की मौत के बाद पूरी तरह टूट गया था। फिर साल 2003 में ली जे वे का एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसकी गाड़ी खाई में गिर गई
गई थी और वो कई हफ्तों तक लाइफ स्पॉट पर कोमा में रहा था। अंकल आगे कहते हैं, लेकिन जब साल 2003 में ली जे-वे की आंखें कोमा से खुली तो वो अपने ही शरीर में नहीं था। उसकी आत्मा ने समय की छलांग लगाई थी और वो साल 2010 में एक 18 साल के लड़के के शरीर में जागा था और उस लड़के का नाम था वांग क्वांगशेंग। जी हाँ दोस्तों, सुनिए इस टाइमलाइन का क्रूर खेल को। असली वांग क्वांगशेंग ने साल 2010 में ही सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो डिप्रेशन में था। ठीक उसी पल साल 2003 में एक्सीडेंट से निकले ली जे-वे की आत्मा उस मरते हुए वांग क्वांगशेंग के शरीर में समा गई। जब जी-वे वांग क्वांगशेंग के शरीर में जागा तो उसने आईने में खुद को देखा और वो हैरान था, लेकिन उसे याद आया साल 1998 में भविष्य से आई हुआंग यूशुआन ने उसे बताया था कि वो साल 2019 में रहती है और उसका एक बॉयफ्रेंड होगा जिसका नाम वांग क्वांगशेंग होगा। ली जे-वे सब कुछ समझ गया। वो चिल्लाया, तो इसका मतलब है मैं वही वांग क्वांगशेंग हूँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिससे मेरी यूशुआन प्यार करेगी। ली जे-वे ने वांग क्वांगशेंग बनकर जीना शुरू कर दिया। उसने सालों इंतजार किया कि यूशुआन बड़ी हो जाए। फिर साल 2011 में उसने जानबूझकर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ यूशुआन पढ़ती थी। उसने यूशुआन को ढूंढा, उसे प्रपोज किया और उसके साथ वो खूबसूरत 6 साल बिताए। यानी यूशुआन जिस बॉयफ्रेंड के लिए रो रही थी वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद साल 1998 का ली जे-वे ही था, जो सिर्फ उसके प्यार के खातिर वांग क्वांगशेंग का चोला ओढ़कर भविष्य में आया था। लेकिन टाइम लूप का नियम बड़ा बेरहम होता है। साल 2017 आ जाता है। वांग क्वांगशेंग जिसके अंदर ली जे-वे की आत्मा है, उसको एक बिजनेस ट्रिप के लिए सांघाई जाने वाली उसी बदकिस्मत फ्लाइट का टिकट मिलता है। ली जे-वे पहले से ही जानता था कि यह वही फ्लाइट है जो क्रैश होने वाली है, क्योंकि उसने 2019 के इतिहास में इसे पढ़ा था। उसके पास मौका था कि वो इस फ्लाइट में ना जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन वो बूढ़े अंकल से मिलता है और कहता है कि अगर आज मैं इस फ्लाइट में नहीं बैठा, अगर मैं आज नहीं मरा तो इतिहास बदल जाएगा और मैं नहीं मरूंगा। तो साल 2019 में यूशुआन मेरे गम में कभी रोएगी नहीं। अगर वो रोएगी नहीं तो वो कभी वो जादुई कैसेट सुनकर साल 1998 में नहीं जाएगी, और अगर वो 1998 में नहीं गई तो मैं पास्ट वाले जी-वे उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा और मुझे उससे कभी प्यार होगा ही नहीं। हमारा ये पूरा वजूद ही मिट जाएगा। मुझे अपनी यूशुआन को पाने के लिए इस मौत को गले लगाना ही होगा। जी-वे मुस्कुराते हुए उस फ्लाइट में बैठ जाता है। प्लेन क्रैश होता है। वांग क्वांगशेंग का शरीर नष्ट हो जाता है और जैसे ही वो शरीर मरता है, ली जे-वे की आत्मा वापस पीछे की तरफ खिंचती है और साल 2003 के उस हॉस्पिटल के बेड पर दोबारा जागती है जहाँ उसका असली शरीर कोमा में था। जब वो अपने असली शरीर में जागता है तो वो देखता है कि उसका एक पैर पूरी तरह अपाहिज हो चुका है और उसके चेहरे पर एक्सीडेंट के गहरे घाव हैं। पिछले 16 साल से लाठी के सहारे चलते हुए, यानी कि 2003 से 2019 तक लाठी के सहारे चलते हुए छुपकर अपनी यूशुआन को दूर से देखता रहा। उसी बूढ़े ली जे-वे ने खुद को कुरियर कंपनी का अजनबी बनाकर यूशुआन को वो वॉकमैन भेजा था ताकि यह लूप दोबारा से शुरू हो सके। साल 2019 की एक शाम यूशुआन एक कैफे में बैठी रो रही है, तभी पीछे से लाठी टेकने की आवाज आती है। टक टक टक। यूशुआन मुड़कर देखती है। एक ढलती उम्र का इंसान जिसके पैर में लोहे का ब्रेस लगा है, चेहरे पर स्कार्स हैं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक है जो वांग क्वांगशेंग की आंखों में थी। वो मुस्कुराकर कहता है, यूशुआन मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यूशुआन दौड़कर उसके गले लग जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, तुमने इतनी बड़ी तकलीफ अकेले क्यों झेली? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जी-वे उसके आंसू पोंछता है और कहता है, क्योंकि अगर मैं पहले आ जाता तो टाइम लूप टूट जाता, लेकिन अब हम साथ हैं। अब हम इस लूप को हमेशा के लिए तोड़ देंगे और पास में जाकर चेन्यूरू को मरने से बचा लेंगे ताकि मोयूजी जेल ना जाए और मेरा एक्सीडेंट ना हो। दोनों मिलकर पुरानी डायरियों और कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। यूशुआन डिप्रेशन से उबरने के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है जिसका नाम था डॉक्टर शियाजीची। वो डॉक्टर बहुत ही शरीफ और मददगार बनता था। यूशुआन उस पर भरोसा करके उसे अपनी टाइम ट्रेवल की सारी बातें बताती है और कहती है कि 1998 में उसके स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम भी शियाजीची था। तब वो डॉक्टर एक शैतानी मुस्कान हंसता है। वो कहता है, यूशुआन, वो जो 1998 में लड़का था वो मेरा बड़ा भाई था। वो एक साइकोपैथ था जो छोटी उम्र में ही मर गया था, लेकिन तुम नहीं जानती कि उसे साइकोपैथ किसने बनाया था। इससे पहले कि यूशुआन कुछ समझ पाती, वो डॉक्टर यूशुआन को एक जहरीला इंजेक्शन लगा देता है। यूशुआन तड़प कर जमीन पर गिर जाती है। वो डॉक्टर उसके घर में रखे उस जादुई वॉकमैन को उठाता है, हेडफोन लगाता है और लास्ट डांस गाना प्ले करता है। जैसे ही गाना बजता है, इस साइको डॉक्टर की आत्मा साल 2019 से सफर करके सीधे 1998 में अपने बड़े भाई शियाजीची के बचपन के शरीर में समा जाती है। यानी साल 1998 में चेन्यूरू पर लोहे की रोड से हमला करने वाला वो छोटा सा बच्चा नहीं था, बल्कि साल 2019 से टाइम ट्रेवल करके आया यह साइको डॉक्टर था। वो बचपन से ही अपने बड़े भाई के दिमाग में नफरत भर रहा था, उसे मर्डर करना सिखा रहा था। वर्तमान 2019 में जब डॉक्टर की आत्मा वापस आती है तो वो देखता है कि ली जे-वे यूशुआन को बचाने के लिए वहाँ पहुंच चुका है। वो साइको डॉक्टर बिना सोचे समझे ली जे-वे के सिर पर लोहे की रोड से वार करता है। ली जे-वे खून से लथपथ होकर यूशुआन की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। यूशुआन चीखती रह जाती है, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए उसकी ही आंखों के सामने खत्म हो जाता है। डॉक्टर पुलिस के डर से वॉकमैन को वहीं पटक कर भाग जाता है। यूशुआन का सब कुछ लुट चुका था। उसका क्वांगशेंग मर चुका था, उसका जी-वे मर चुका था। वो उस टूटे हुए वॉकमैन को उठाती है, उसे टेप से जोड़ती है और खून से सने हुए हाथों से आखिरी बार हेडफोन लगाती है। वो चीखती है, मुझे वापस जाने दो, मुझे सब कुछ ठीक करना है। गाना बजता है और वो फिर से साल 1998 में लैंड करती
करती है, लेकिन पासा पलट जाता है। इस बार युशवान को युनरू के शरीर का कंट्रोल नहीं मिलता। इस बार शरीर का कंट्रोल असली चेन युनरू के पास ही रहता है और युशवान इस बार दिमाग के कांच के पिंजरे में कैद हो जाती है। चेन युनरू को जब होश आता है तो वो देखती है कि ली जे-वे दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसका हाथ थामता है और उसकी आंखों में बेपनाह प्यार है। युनरू खुश हो जाती है, लेकिन तभी जीवे कहता है, युशवान तुम वापस आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। यह सुनते ही चेन युनरू का दिल कांच की तरह टूट जाता है। वो समझ जाती है कि ली जे-वे उससे नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाली उस बोल्ड लड़की यानी युशवान से प्यार करता है। युनरू को अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है। वो सोचती है अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ जीऊं तो कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब चाहते हैं कि मैं युशवान बन जाऊं, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। वो युशवान बनने का नाटक करती है, लेकिन ली जे-वे उसकी आंखों को देखकर तुरंत पहचान जाता है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुम युशवान नहीं हो, मेरी युशवान कहाँ है। युनरू पूरी तरह डिप्रेशन में चली जाती है। साल 1999 के न्यू ईयर की रात आ जाती है। चेन युनरू एक अधूरी बनी बिल्डिंग की छत पर बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। हवा तेज चल रही है। नीचे मोयूजी खड़ा रो रहा है, युनरू प्लीज नीचे आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन युनरू कहती है, मोयूजी तुम मुझसे नहीं मेरी बेबसी से प्यार करते हो। इस दुनिया में चेन युनरू की कोई जगह नहीं है। अगर मैं आज यहाँ से कूद जाऊंगी तो दुनिया मुझे हमेशा याद रखेगी। मैं युशवान की परछाई बनकर नहीं मरना चाहती। दिमाग के अंदर से युशवान रोती है, कांच की दीवारों पर हाथ मारती है, युनरू प्लीज रुक जाओ, अगर तुम आज कूदी तो मोयूजी खुद को दोषी मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, ली जे-वे का एक्सीडेंट हो जाएगा, यह लूप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन युनरू पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है और छत से नीचे कूद जाती है। मोयूजी उसे पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन सिर्फ उसके स्कर्ट का एक टुकड़ा उसके हाथ में आता है। युनरू की मौत हो जाती है। मोयूजी इस गम में खुद को कातिल मान लेता है और जेल चला जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। युशवान हार नहीं मानती। वो समय की आखिरी कतरन को पकड़ती है। वो अपनी आत्मा की पूरी ताकत लगाकर टाइमलाइन को 1 सेकंड के लिए रिवाइंड करती है। ठीक उसी पल जब युनरू छत से नीचे गिर रही होती है, युशवान 1 सेकंड के लिए उसके शरीर पर कंट्रोल हासिल करती है और गिरते गिरते मोयूजी का हाथ पकड़ लेती है। मोयूजी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है। युनरू बच जाती है। साइको डॉक्टर का वजूद पास्ट से मिट जाता है, लेकिन युशवान जानती है कि इस अंतहीन खूनी खेल को हमेशा के लिए दफन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें उस जादुई कैसेट और वॉकमैन को अभी इसी वक्त जलाना होगा, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक था। अगर कैसेट जल गई तो टाइम ट्रेवल का पूरा इतिहास मिट जाएगा। ली जे-वे कभी वांग वांग शेंग बनकर भविष्य नहीं आ पाएगा। युशवान की वो 6 साल की खूबसूरत मोहब्बत, वो सारी यादें, वो वादे, सब कुछ टाइमलाइन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी उनका कोई वजूद ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। साल 1998 की एक ढलती हुई खूबसूरत शाम, समुद्र का किनारा, लहरें उठ रही थी। युशवान और ली जे-वे आखिरी बार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। जीवे युशवान को अपनी बाहों में भर लेता है और रोते हुए कहता है, युशवान मुझे डर लग रहा है, जब मैं कल सुबह जागूंगा तो मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं होगा। मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा जिससे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। युशवान उसके चेहरे को चूमती है और कहती है, जीवे भले ही समय हमारी यादें छीन ले, लेकिन हमारी आत्माएं एक दूसरे को जानती हैं। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ मोयूजी उस कैसेट प्लेयर को आग लगा देता है। जैसे ही रील जलना शुरू होती है, युशवान का शरीर धीरे धीरे हवा में बिखरने लगता है। वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। ली जे-वे का हाथ खाली हो जाता है। वो रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और अगले ही पल वो समुद्र के किनारे अकेले खड़ा होता है। वो अपनी आंखें पोंछता है और सोचता है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ और मैं रो क्यों रहा हूँ। उसे खुद याद नहीं रहता। साल 2019 में हुआंग युशवान अपने बिस्तर पर जागती है। उसकी जिंदगी में वांग वांग सिंह नाम का कभी कोई लड़का आया ही नहीं था, क्योंकि वे कभी भविष्य में पैदा ही नहीं हुआ। वो एक नॉर्मल लड़की थी। टाइम लूप पूरी तरह टूट चुका था, सब कुछ शांत था, लेकिन अब अमर मोहब्बत इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सच्चे प्यार को क्या समय की दीवारें रोक सकती हैं। कहानी का आखिरी सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1999 बीत जाता है। साल 2005 आ जाता है। बड़ा हो चुका ली जे-वे अपनी मोटर बाइक से एक सड़क से गुजर रहा होता है। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। वो अपना रास्ता भटक गई है। जीवे गाड़ी रोकता है, अपना हेलमेट उतारता है। वो उस बच्ची के पास जाता है, मुस्कुराता है और कहता है, छोटी बच्ची तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्ची अपने आंसू पोंछती है और मासूमियत से कहती है, मेरा नाम हुआंग युशवान है। यह नाम सुनते ही ली जे-वे के दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई बहुत पुराना सोया हुआ तार झंझना उठा हो। वो मुस्कुराकर उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और कहता है, चलो युशवान, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बाइक चलती है, हवाएं चलती हैं, यादें मिट चुकी थी, इतिहास बदला जा चुका था, लेकिन तकदीर ने उन दोनों को फिर से एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्योंकि कुछ मोहब्बतें समय के चक्र से भी बड़ी होती हैं। वो समडे या वनडे दोबारा मिल ही जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी समडे और वनडे की पूरी कहानी, और ऐसी ही एंटरटेनमेंट और मस्त कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।